नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूं एक और नई वीडियो, जिसमें हम आज विज्ञान विषय से लेसन नंबर 16 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर कम से कम इस लेसन से संबंधित 6 वीडियो हम डाल चुके हैं और ये हमारी आज 7वीं वीडियो होने वाली है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जितने भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, इन सभी के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं और आज मैं आपके सामने इन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। देखिए, ये हमारे लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहले देखिए, वैसे तो हम इस लेसन से बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी प्रश्न हैं जिसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, इसके बाद भी हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस लेसन को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है वो क्या है कि जल के जल संरक्षण के क्या लाभ है। देखिए, जो जल भूमिगत जल होता है उसके हमें लाभ बताने हैं कि भूमिगत जल के क्या लाभ है और ये भूमिगत जल का संरक्षण भी क्यों जरूरी है। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने 1 वर्ड या एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिया था कि भूमि के अंदर प्राप्त जल को हम भूमिगत जल कहते हैं और भूमिगत जल जो संरक्षण हम करते हैं बहुत सारी पद्धतियों से हम भूमिगत जल का स्तर बढ़ाते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जल के भूमिगत जल है उसके संरक्षण, उसके यानी कि बचाव के क्या लाभ है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि यह वाष्प बनकर नहीं उड़ता। सबसे पहला पॉइंट है कि यह वाष्पीकृत नहीं होता, क्योंकि हमारे स्थलीय जो जैसे नहरें होती है, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं या कहीं पे पानी खड़ा रहता है तो वो जल वाष्प का रूप धारण कर वाष्पीकृत होकर जल वाष्प का रूप धारण करके बादलों का रूप धारण कर लेता है। देखिए, दूसरा, यह सूखे कुओं को रिचार्ज करता है। देखिए, कुएं पुराने समय में भी होते थे, लेकिन यदि आप आज भी ग्रामीण स्तरों पर जाएंगे तो वहां पर कुओं को देखेंगे तो यह सूखे कुओं को रिचार्ज करता है और इसमें मच्छर नहीं पनपते। कैसे नहीं पनपते ये मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह भूमि पर जल होता है, जैसे तालाब के अंदर जल होता है या कहीं पर पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर जो ये जीवाणु होते हैं, यानी कि हम बात करें तो मच्छर की, जो मच्छर जैसे जीव होते हैं ये वहाँ पर अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं और बहुत सारे मच्छरों को पैदा कर देते हैं। ये रोग वाहक जीवाणु होते हैं जो रोगों को लाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। पॉइंट नंबर 4, भौम जल यानी कि भूमिगत जल मनुष्य और अन्य जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से सुरक्षित रहता है। तो हमें समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कि जो भूमिगत जल है उसके संरक्षण के क्या लाभ है। ये मैंने 1 बाय 1 करके आपको बताया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि पुण्य चक्रण क्या है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 3R एक आपको सिस्टम बताया था। इसके अंदर हम 5R भी आजकल पढ़ने लग गए हैं। देखिए, इसका मतलब है रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। इसमें क्या है, पहला है रिफ्यूज कि मना कर देना, फिर रिड्यूज, फिर रिसाइकल और फिर रीयूज और फिर रीपर्पज।
देखिए कि पुण्य चक्रण यानी कि रिसाइकल क्या है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न कुछ चेंज भी आ सकता है कि आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा, नहीं सुना तो अभी अभी हमने आपको बता दिया, जिसका मतलब है कम उपयोग करना, पुण्य चक्रण करना या पुण्य उपयोग करना, मतलब इनका वर्णन विस्तार से करें। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हम पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। देखिए जब भी हम प्रकृति के अंदर संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो वो संसाधनों का दोहन कहलाता है, क्योंकि संसाधनों का यदि हम सही तरीके से या उचित उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधनों का दोहन होता है और जिससे पर्यावरण को भी हानि होती है। हम 3R का नियम लागू करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम 3R की जगह पे 5R का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि 3R का उपयोग कैसे करेंगे। देखिए पुण्य चक्रण पुरानी वस्तुओं जैसे कागज, धातु की बनी बेकार वस्तुएं, प्लास्टिक आदि को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित करना पुण्य चक्रण कहलाता है। और पुण्य चक्रण में पदार्थों को पिघलाकर नए पदार्थ बनाए जाते हैं। देखिए पुण्य चक्रण का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुण्य चक्रण का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास कोई वस्तु ऐसे ही अनयूजफुल पड़ी रहती है तो हम उसका पुण्य चक्रण के लिए यानी कि उस चीज़ को पिघला कर या उस चीज़ को बदल कर नई चीज़ में बदल देते हैं तो उसे पुण्य चक्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मैं बात करूं तो जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो उस समय कुछ सीमा तक वायु प्रदूषण भी होता है और पुण्य चक्रण में हम निम्न कार्य कर सकते हैं। देखिए ऐसे पदार्थ हमें खरीदने चाहिए जिनका पुण्य चक्रण किया जा सकता हो। टूटी फूटी वस्तुओं को पुण्य चक्रण हेतु बेच देना चाहिए और पुण्य चक्रण से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। देखिए हम कुछ अपने आप अपने स्तर पर भी पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। हम ऐसी वस्तु को खरीदे जो पुण्य चक्रित हो सके तो उससे हमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन नहीं होगा। हमें उन टूटी फूटी वस्तुओं को पुण्य चक्रण के लिए बेच देना चाहिए और पुण्य चक्रण से निर्मित वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की। ये कह रहा है बड़े बांधों के निर्माण से, जब हम बांध बनाते हैं तो उनके निर्माण से सामाजिक पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है। ये प्रश्न जो है अलग अलग तरीकों से आ सकता है। कैसे कि बांधों के निर्माण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या बड़े बांध के निर्माण से आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह की समस्याओं के बारे में पढ़ना है। एक हमारी है सामाजिक समस्या, दूसरी हमारी जो है पर्यावरणीय समस्या और तीसरी हमारी जो है आर्थिक समस्या है। तो हमें 1 बाय 1 करके इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि बांधों के निर्माण में मुख्यतः 3 समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि सामाजिक समस्याएं होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती है और आर्थिक समस्याएं होती हैं। और इन तीनों को हम एक एक करके आपको बताएंगे कि सामाजिक समस्याएं किस तरह होती है। देखिए बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं। देखिए जिस स्थान पर बांध बनाए जाते हैं, बांध ये नहीं है एक छोटे से कम क्षेत्र में बनाया जाए। बांध को बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा क्षेत्र उपयोग में लाया जाता है और इससे अनेक लोग बेघर हो जाते हैं। पहली बात ये हमारी सामाजिक समस्या है। यदि हम दूसरी बात पर्यावरणीय समस्या की करें तो बांधों के निर्माण से वनों तथा जैव विविधताएं नष्ट हो जाती है और जब जैव विविधता नष्ट होती है तो पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ जाता है। पर्यावरणीय समस्या भी हमने पढ़ी। इसके बाद आती है आर्थिक समस्याएं।
कि बांधों के निर्माण में जनता का बहुत अधिक धन खर्च होता है। देखिए सरकार भले ही बांधों के निर्माण में खर्च करती है, लेकिन वो पैसा जो होता है वो जनता का होता है, और इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि बांधों के निर्माण में जनता का बहुत ही अधिक धन खर्च होता है और उस अनुपात में उनको लाभ भी नहीं प्राप्त होता, और इस तरह बांधों के निर्माण में हमें आर्थिक हानि भी होती है। देखिए हमने आपको 3 हानियों के बारे में बताया, सामाजिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या और आर्थिक समस्या। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। जिस तरह हमने प्रश्न नंबर 2 को पढ़ा उसी तरह प्रश्न नंबर 4 भी है कि पुनः उपयोग का मतलब है रीयूज। ठीक है, 3R का एक ये पार्ट है कि पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। तो पुनः उपयोग का अभिप्राय क्या है कि वस्तु का बार बार उपयोग करना पुनः उपयोग कहलाता है, यानी कि रीयूज, यानी कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं तो उसको हम पुनः उपयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीथीन की थैली का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमें जब भी हम बाजार जाए तो अपनी थैली यदि हम साथ लेकर जाए तो वहाँ से हम अन्य थैली नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन की थैली का दोबारा उपयोग कर सकती है। और दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैकिंग के डब्बे का उपयोग रसोई घर का सामान रखने के लिए किया जा सकता है। देखिए यदि हम बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और वो वस्तु यदि पैकिंग के अंदर है तो उस वस्तु की पैकिंग जो है जैसे एक डब्बे के रूप में होती है, तो उस डब्बे का उपयोग जो है हम रसोई की अन्य वस्तु रखने में भी कर सकते हैं, यानी कि पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो पुनः उपयोग में देखिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और ना ही किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च होती, क्योंकि जब हम रिसाइकल की बात करते हैं यानी कि पुनः चक्रण की बात हम जब करते हैं तो इसके अंदर हमारा वायु प्रदूषण भी होता है एवं ऊर्जा भी खर्च होती है। देखिए ऊर्जा भी खर्च होती है, ये बात आपने ध्यान देनी है कि जब भी हम रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण करते हैं तो उस दौरान वायु का प्रदूषण भी होता है और ऊर्जा भी खर्च होती है। लेकिन रीयूज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता और ऊर्जा भी खर्च नहीं होती। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हमें वन्य एवं वन्य जीवन संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊं कि वन्य एवं वन्य जीवन संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने वन्य जीव और वनों के लिए यानी कि खेजड़ी के वृक्ष हुआ करते थे उनके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो भारत सरकार ने उन्हीं के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया और वो जो होता है वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अब यहाँ पे हम एक और प्रश्न इसी फॉर्म में बना सकते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वन हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न हम बना सकते हैं। देखिए वनों और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि वन्य जो है प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करके रखते हैं। और दूसरी वन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, वैश्विक ऊष्मन जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उन सभी चीज़ों से बचाते हैं
वन से मृदा और जल संरक्षण भी होता है, क्योंकि वन की जो वनों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती है, इससे हम मृदा अपरदन होने से बचा सकते हैं। तो वन से मृदा और जल संरक्षण भी होता है और वन विभिन्न प्राणियों को आवास भी प्रदान करते हैं। वन जैव विविधता और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। देखिए, वनों के अंदर अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और पेड़ पौधे भी होती है, और पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में एक संतुलन बनाकर रखते हैं, जिसको हम पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। यदि वन और वन्य जीवन का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो पृथ्वी पर जो पारिस्थितिक असंतुलन है वो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करेगा। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि यदि हम वन्य एवं वन्य जीवन का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जो है पारिस्थितिक संतुलन जो है वो असंतुलित हो जाएगा, और जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की कि जल संग्रहण क्या है और इसके क्या लाभ है, ये लिखनी है। यदि ये इस तरह प्रश्न नहीं आया तो एक अन्य तरीके से आ सकता है कि जल संभर प्रबंधन के क्या लाभ है, तो हम इनको 1 बाय 1 आपको बताते हैं कि वर्षा के जल को, जो वर्षा का जल होता है उसको झीलों, तालाबों और गड्ढों में एकत्रित करके जल की बर्बादी को रोकना जल संग्रहण कहलाता है। देखिए, जो वर्षा का जल होता है उसको हमने झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर या गड्ढों के अंदर इकट्ठा करना है, और उस इकट्ठा करने को ही हम जल संग्रहण कहते हैं। और जल संग्रहण के लाभ क्या है? देखिए, इसका उपयोग सिंचाई के लिए हम कर सकते हैं और जल की बर्बादी को रोकने में ये हमारी मदद करता है, और ये सूखे पड़े तालाबों और कुओं को रिचार्ज करता है, जिससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और निचले बांधों और जलाशयों का सेवाकाल बढ़ता है, और जल संभर प्रबंधन समुदाय की आय में वृद्धि करता है। देखिए, वर्षा का जल जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि जरूर करता है। इससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं, पीने के लिए पानी भी ले सकते हैं, जल की पानी यानी कि जल की बर्बादी होने से बचा सकते हैं, और जो सूखे पड़े तालाब और कुएं होते हैं वे रिचार्ज भी हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि भूमिगत जल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? तो मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 कि निजी वाहन का कम से कम उपयोग करना, पॉलीथीन के स्थान पर जूट के थैले का प्रयोग करना, ऊर्जा का दुरुपयोग ना करके जल संरक्षण को बढ़ावा देकर, और 5R के सूत्र द्वारा संसाधनों का संरक्षण करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके, इन सभी तरीकों से हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। कैसे? 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि निजी वाहन जो होते हैं उसमें केवल एक व्यक्ति या एक से अधिक 2 व्यक्ति ही जा सकते हैं। हमें इसलिए निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। पॉलीथीन बैग्स के स्थान पर जूट के थैले, जिस तरह हम बाज़ारों के अंदर जाते हैं तो दुकानदार हमें सामान जो पैक करके देता है वो पॉलीथीन की थैलियों में देता है। यदि हमारे पास जूट के थैले होंगे तो हम वहाँ पर पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। ऊर्जा का कम उपयोग करके या उपयोग ना होने पर उसको बंद करके, जैसे घरों के अंदर टीवी, बल्ब, फ्रिज वगैरह होते हैं, जब भी उनका उपयोग ना हो तो उनका हम स्विच बंद कर सकते हैं। और जल के संरक्षण को बढ़ावा यानी कि वर्षा का जल इकट्ठा करके, या हम
वर्षा के जल को तालाबों के अंदर, गड्ढों के अंदर या कोई परकोलेशन पिट के अंदर डालकर हम भूमि के अंदर जल का स्तर बढ़ा सकते हैं। और 5R मैंने आपको बताया था, रिफ्यूज, रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज और रिपर्पज, इन सभी का हम उपयोग करके, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में आपको पता होगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन सभी का उपयोग करके हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, कि 3R के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, मैं आपको कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं कि 3R का मतलब है रिड्यूज, रिड्यूज का मतलब है कम उपयोग करना, रिसाइकल का मतलब है पुनर्चक्रण करना, और रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग करना। हम 3R का नियम लागू करके पर्यावरण को निम्न तरीके से बचा सकते हैं। देखिए, आज जो है हम 3R की जगह पे 5R का उपयोग करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे 3R के बारे में हमसे बात पूछी है, तो हम 3R के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कम उपयोग करना। कैसे? देखिए, कम उपयोग का अर्थ है कि हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वे सीमित मात्रा में होते हैं, और दूसरी बात, वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी बनाकर रखते हैं। इसलिए हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर वैकल्पिक यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें पॉलीथीन की थैलियों का कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जैव अवनिर्मीकरण होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती है। देखिए, यदि पॉलीथीन का हम अत्यधिक उपयोग करेंगे, जो पॉलीथीन होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी कि अपघटकों के द्वारा या अपमार्जकों के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होती, और वो पर्यावरण के अंदर लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब हम बात करते हैं रिसाइकल की, पुनर्चक्रण की। देखिए, पुनर्चक्रण का अर्थ है कि बेकार और टूटी फूटी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों से बनी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाना। हमें कचरे में से पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं जैसे कागज है, प्लास्टिक है, कांच है, धातु को अलग करके एकत्रित करना चाहिए, और इन वस्तुओं को नई वस्तु बनाने से संबंधित उद्योगों में भेज दिया जाना चाहिए, और इसके कारण उद्योगों को इन पदार्थों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कम आवश्यकता होगी, और जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। देखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है। कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं जैसे जैव अनिम्नीकरणीय जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कांच है, ये होती है। तो इनको हमें क्या करना है, कचरे में ना डालकर इनको हमें ऐसी जगह भेजना है। ऐसी जगह कौन सी जगह है? जहाँ पर इन उद्योग, जैसे यहाँ पे दे रखा ना आपको, उद्योगों को, यानी कि ऐसे उद्योगों को, जैसे कागज को कागज बनाने वाली फैक्ट्री में, कांच को कांच बनाने वाली फैक्ट्री में, प्लास्टिक को प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने वाली फैक्ट्रियों में हमें भेज देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उद्योग है उनको अपने निर्माण करने में कम से कम वस्तु यानी कि कम से कम कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और इस तरह हम पर्यावरण को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीयूज की, पुनः उपयोग की। तो पुनः उपयोग का अर्थ है कि हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें रसोई में प्लास्टिक के जारों और अचार जैम के डिब्बों को पुनः उपयोग में लाना चाहिए, और प्लास्टिक की थैलियों का पुनः उपयोग करना चाहिए, और उपरोक्त सभी क्रियाएं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा एवं संपोषित विकास में भी सहायता मिलेगी। देखिए, पुनः उपयोग का मतलब है किसी वस्तु का बार बार उपयोग करना। इसका मतलब ये है, जैसे हम घरों के अंदर प्लास्टिक के डब्बों में पैक अचार लेके आते हैं, जैम लेके आते हैं, तो उन डब्बों को हम साफ करके
पुनः उपयोग में ला सकते हैं। और जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ है उनका भी हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि ये यदि हमने कूड़े कचरे में डाल दी तो ये पर्यावरण में लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहेगी और पर्यावरण का प्रदूषण करती रहेगी। तो इस तरह हमने 1/13R के विषय के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि वनोन्मूलन से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए मैं आपको 2 शब्द बता रहा हूं जिनका मीनिंग आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। एक होना चाहिए वनीकरण और एक होना चाहिए वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, देखिए इनका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है एफोरेस्टेशन और इसका मतलब होता है डिफोरेस्टेशन। वनीकरण का मतलब होता है अत्यधिक से अत्यधिक पेड़ों को लगाना और वनोन्मूलन का मतलब होता है अत्यधिक से अत्यधिक पेड़ों को काटना। एक दूसरे के ये विपरीत है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वनोन्मूलन से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए सबसे पहली है ग्रीन हाउस प्रभाव। पेड़ों के कटने से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है वर्षा में कमी हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मृदा अपरदन बढ़ता है और मौसम संबंधी असंतुलन बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है कि वनों के कटने से कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि जीवन के लिए पानी क्यों आवश्यक है। देखिए जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। इस तरह की बातें हम अपने सामाजिक तौर तरीके से जागरूकता रैलियों में सुनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जल होता है शरीर के ताप को स्थिर रखने में सहायक होता है और जल जो होता है पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन में भी सहायता करता है और ये पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है और ये हमारे शरीर में पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। तो जल जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में हमारी मदद करता है और किस तरह हमारे जीवन में भी काम आता है, ये सब हमने बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं कि वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए वन प्रबंधन मतलब है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल है वो हमने बतानी है। देखिए 1972 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अरावाड़ी नगर वन क्षेत्र की स्थिति बड़ी दयनीय थी। देखिए ये एक कहानी और एक किस्सा भी है कि 1972 के अंदर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अरावाड़ी वन क्षेत्र की स्थिति बड़ी दयनीय थी। कैसे, जो साल के वनों की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ के वन अधिकारी, देखिए वहाँ पे साल के पेड़ों की भरमार थी लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो वहाँ के अधिकारी वन अधिकारी ए.के. बनर्जी ने अपनी इस योजना में ग्रामीणों को सम्मिलित किया, ग्रामीणों को इकट्ठा किया और ग्रामीणों ने पूरी लगन से वनों की पुनरावृत्ति में सहयोग दिया। उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1972, देखिए यहाँ पे साल नहीं बात करनी, हमें ये बात करनी है उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया गया और इस प्रकार स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से अराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया। देखिए एक फॉर्म में मैं आपसे बात करता हूँ, दोबारा इसी फॉर्म में बात करता हूँ कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, एक जिला था जिसका नाम था मिदनापुर और वहाँ का एक क्षेत्र था अराबाड़ी। वहाँ पर अत्यधिक साल के वृक्ष हुआ करते थे लेकिन वहाँ के साल के वृक्षों की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। अब वहाँ का एक वन अधिकारी था जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, ए.के. बनर्जी। उन्होंने ग्रामीणों को
इस समस्या के बारे में बताया, उनको सम्मिलित किया और ग्रामवासियों ने क्या किया, अपने स्तर पर उनने अपनी पूरी लगन से वनों की पुनरावृत्ति की, उसमें सहयोग दिया और जो वन क्षतिग्रस्त हो चुके थे, लगभग 1272 हेक्टेयर जमीन जो थी वो वनों की क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, तो ग्रामीणों के पूर्ण रूप से सहयोग ने रावाड़ी का जो साल का वन क्षेत्र था उसको समृद्ध बना दिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिए थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की कि चिपको आंदोलन ने सरकार और लोगों को क्या सिखाया, ये स्पष्ट करना है। देखिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो कुछ याद भी आ जाता है। उत्तराखंड का एक रैनी गांव था, तो वहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में की थी। देखिए कैसे, जब ये उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में आज ये उत्तराखंड का एक भाग है। कैसे, चिपको आंदोलन 1970 में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में आरंभ हुआ और इस गांव की औरतों ने क्या किया, वृक्षों को बचाने के लिए उन्हें अपनी बाहों से भर लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उसके साथ चिपक गई और ठेकेदार को वृक्ष नहीं काटने दिए और उसके आदमियों को वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। और ये आंदोलन बहुत तेजी से विभिन्न समुदायों में फैल गया। संचार माध्यमों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस आंदोलन ने सरकार को ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि वन्य संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने खुद सरकार को भी ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो वन्य संसाधन है, यदि उनका समुचित उपयोग करना है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। और लोगों को अनुभव ने सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन्य की उपलब्धता ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी वन्य संरक्षण एवं प्रबंधन में आवश्यक है। देखिए ये आंदोलन जो है बहुत ही मशहूर आंदोलन है। ये 1970 में चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है और हमें इसके बारे में अच्छी तरह मैंने आपको बता दिया क्या हुआ था। और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं कि गंगा के प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, कि गंगा का जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। तो भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था जो 1985 में किया। इसको हम गंगा सफाई योजना के नाम से जानते हैं। देखिए गंगा में नहाना और कपड़े धोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंगा के जल को प्रदूषित करना है। उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और रासायनिक पदार्थ गंगा में बहा दिए जाते हैं, इसकी वजह से भी गंगा का जल प्रदूषित होता है। गंगा में सीवेज को छोड़ना, इससे भी गंगा का जल प्रदूषित होता है। बिना जले या अध जले शरीर, मृत पशुओं का जल में बहना, ये भी गंगा के जल को प्रदूषित करता है। मृत लोगों की राख और अस्थियां, ये सभी चीजें भी गंगा के जल को प्रदूषित करती है। और घरों एवं व्यापारिक संस्थानों से निकले कूड़े को नदी में बहाना, ये भी क्या है, गंगा के जल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की कि गंगा के जल के हानिकारक प्रभाव लिखिए। यदि गंगा का जल प्रदूषित होगा तो क्या क्या हानिकारक प्रभाव होंगे, ये बातें हमने समझनी है। कि गंगा का दूषित जल जलीय जीवों जैसे मछलियों के लिए घातक होता है, क्योंकि इसके कारण मछलियाँ और अन्य जीव मर जाते हैं। दूसरी बात, दूषित जल के पीने से
पीलिया और पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और तीसरा, दूषित जल से सिंचाई करने से जैव आवर्धन को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह गंगा का जो जल प्रदूषित होता है उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। तो गंगा के जल प्रदूषण मापदंड के रूप में उपयोग में आने वाले कुछ मापकीय कारकों की सूची बनाइए। देखिए, पहला है जल के पीएच मान से उसके अम्लीय और क्षारकीय गुण का पता चल जाता है। जल में कोलिफॉर्म जीवाणुओं का होना उसमें मलमूत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। और जल के स्वाद और गंध में परिवर्तन से भी जल प्रदूषण का पता चलता है। और जल के रंग परिवर्तन से भी प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 कि गंगा में जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, गंगा का जल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं कि जिससे जल का प्रदूषण कम हो सके। कि जल के अंदर कारखानों से निकलने वाला अनौपचारित जल और कचरा ना डालकर, पहला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि गंगा के जल में कारखानों से निकलने वाला जो अनौपचारित जल और कचरा ये नहीं डलना चाहिए। दूसरा, जल में स्नान नहीं करके, कपड़े ना धोकर, मृत व्यक्तियों की अस्थियां ना बहाकर और मृत व्यक्तियों के अध जले शरीर या बिना जले शरीर को ना बहाकर और मल मूत्र को विसर्जित ना करके हम गंगा के जल को स्वच्छ रख सकते हैं, गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R क्या है। देखिए, पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्या प्लस आवरण। पर्या प्लस आवरण, आवरण का मीनिंग और पर्या का मीनिंग समझना है। आवरण का मतलब है ढका हुआ और यहां इसका मतलब है चारों ओर से ढका हुआ क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। लेकिन यहां पे भी हमने एक अलग से डेफिनेशन बताई है कि पर्यावरण वह भौतिक जैव संसार है जिसमें हम सभी रहते हैं। और पर्यावरण को बचाने में 5 R निम्नलिखित है। 5 R का मतलब हम पहले बता चुके हैं। रिफ्यूज इनकार करना, रिड्यूज कम उपयोग करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रीपर्पज पुनः प्रयोजन करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना। देखिए, यदि हम सीरीज की बात करें, जैसे पहले R, दूसरे R, तीसरे R का मतलब क्या होता है, तो ये सभी चीजें जैसे रिड्यूज, पहले R का मतलब होता है कि कम उपयोग करना। दूसरे R का मतलब होता है रिसाइकल पुनः चक्रण करना और रीयूज दोबारा उपयोग करना। ये हमारा जो होता है तीसरा R होता है। ये हमने ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में आ भी जाता है कि 3R में पहले R का मीनिंग क्या है, तो रिड्यूज यानी कि कम उपयोग करना, दूसरे R का मतलब है पुनः चक्रण करना और तीसरे R का मतलब है दोबारा पुनः उपयोग करना। प्रश्न नंबर 18 कि इनकार पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। देखिए, इनकार का मतलब होता है रिफ्यूज करना यानी कि मना कर देना, उन वस्तुओं को लेने से मना करना जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है। कहने का मतलब है, एक हरियाणा में भी कहावत है कि हमें उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, या एक सिंपल सी वे में बात करें, हमें उस रास्ते का रास्ता मालूम नहीं करना चाहिए जिस रास्ते हमें
नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनकार का मतलब है कि उस वस्तु को लेने से मना कर देना जिस वस्तु की हमें आवश्यकता ही नहीं। मतलब कहने का यही है कि जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं वो रास्ता पूछ के क्या करना है। तो उन उत्पादों को लेने से इनकार कर देना जिनसे हमें हमारे परिवार और हमारे पर्यावरण को हानि होती है। समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। हमें प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग कम होने से पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि इनके कारण नालियां बंद हो जाती है, सीवरेज का पानी गलियों में आ जाता है और कई पशु इन्हें खाकर मर जाते हैं और लंबे समय तक ये पड़े रहने के कारण इनसे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की कि कम उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। तो कम उपयोग का मतलब है कि हमें कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए। कैसे? जब आवश्यकता ना होने पर बिजली के पंखे, बल्ब का स्विच बंद करके बिजली की बचत हम कर सकते हैं। टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। कम आहार लेकर हम व्यर्थ में आहार को खराब होने से बचा सकते हैं। इन सभी कारणों के कारण इन प्रकार वस्तुओं के कम उपयोग से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की कि पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। देखिए, जैसे हमने इनकार बताया, कम उपयोग बताया, अब पुनः उपयोग यानी कि पुनः उपयोग का अर्थ है कि हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं या पुनर्चक्रण से भी अच्छा है तरीका है। क्यों भाई? क्योंकि पुनर्चक्रण में प्रदूषण के साथ साथ ऊर्जा भी व्यर्थ होती है, लेकिन पुनः उपयोग में ऐसा कुछ नहीं होता। लिखा भी हुआ है कि इसमें कुछ भी पुनर्चक्रण में कुछ ऊर्जा खर्च होती है लेकिन इसमें नहीं होती। लिफाफे, जैसे आपके पास उदाहरण की हम बात करते हैं, लिफाफों को फेंकने की अपेक्षा हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, कांच के डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है और वस्तुओं के बार बार उपयोग करने से हम पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, पुनः प्रयोजन जो रीपर्पज है उसका हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं पर्यावरण का। देखिए, पुनः प्रयोजन की मदद से, देखिए पुनः प्रयोजन का अर्थ है कि कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उसे उपयोग में नहीं लाई जाए तो उसे किसी अन्य कार्य में उपयोग करना। रीपर्पज, जब कोई वस्तु यदि किसी विशेष यूज के लिए बनी है, यदि उसका यूज नहीं है तो हम उसको दोबारा किसी अन्य चीज में उसका उपयोग कर ले। इसके कारण उस वस्तु का सदुपयोग भी हो जाएगा और इससे पर्यावरण सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। जैसे टूटे फूटे चीनी बर्तनों में पौधे हम उगाकर रीपर्पज यानी कि पुनः प्रयोजन कर सकते हैं। इस वीडियो का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, पुनर्चक्रण किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी है। तो देखिए, पुनर्चक्रण का अर्थ है कि हमें प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं आदि पदार्थों का पुनर्चक्रण करके इनसे उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए। हमें ऐसे पदार्थों को कचरे के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए बल्कि इन्हें कचरे से अलग करके दोबारा उपयोगी वस्तुएं इनसे बनानी चाहिए और इन संसाधनों का उपयोग करके नई वस्तुएं बनाने पर जोर नहीं देना चाहिए। इसके कारण संसाधनों का ह्रास नहीं होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। देखिए, ये जो प्रश्न मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 से कराया है, 17वां क्वेश्चन ये मान लो एक बड़ा क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर। तो मैंने आपको पहला आर इनकार, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की, दूसरा कम उपयोग से भी पर्यावरण संरक्षण की बात की, पुनः उपयोग से भी पर्यावरण संरक्षण की बात की
और पुण्य प्रयोजन से भी पर्यावरण संरक्षण की बात की और पुण्य चक्रण से भी किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है, हमने एक एक करके आपको बताया। देखिए इस वीडियो में हम आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इसलिए हम यहीं पर इससे नेक्स्ट एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम इस लेसन की समाप्ति करेंगे, जो कि हमने इससे पहले अपने YouTube चैनल पर विज्ञान विषय से बहुत सारी वीडियो डाल रखी है और इस लेसन से संबंधित भी हमने अपनी कम से कम 6 वीडियो डाल चुके हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा चैनल जो है वो है अल्फा सर। देखिए इस चैनल पर जाकर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर, इंस्टा ग्रुप के अंदर शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास जा सके और उनके लिए यूजफुल हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।